हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, एनडीए, ईपीएफ एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। क्या है सूत्रा मॉडल जो है, अगर इसकी बात करें तो आज के टाइम में जो हाईएस्ट केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसकी पीक कहाँ कहाँ तक होगी और कब से ये कम होना स्टार्ट होंगे, इससे रिलेटेड स्टडी की गई है। आईआईटी के साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी की गई है रिलेटेड टू कोविड-19। इस पे रिसर्च करने की कोशिश की गई है जो आईआईटी के साइंटिस्ट है कानपुर और हैदराबाद के। ठीक है, ये कहा गया है कि जो एक्टिव केसेस हैं जो हैं ये हमको देखने को मिलेंगे मई 14 टू 18 के बीच में, यानी 34 टू 48 लाख हो सकते हैं। दिल्ली के जो केसेस हैं 4.4 लाख हो जाएंगे। ठीक है, कब तक? मई 4 टू 8 के बीच। उसके बाद ये कम होना स्टार्ट होगा, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा क्या बोला गया है। सूत्रा की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। ठीक है, इससे रिलेटेड स्टडी की गई है जो सेकेंड वेव देखने को मिल रही है कोविड-19 से रिलेटेड। 3 मॉडल्स जो हैं, 3 पैरामीटर्स हैं इस मॉडल के, यानी कि सूत्रा मॉडल के 3 पैरामीटर्स के आधार पर इसको सेट किया गया है। यानी कि बीटा में क्या रहेगा कि एक पर्सन और कितने लोगों को यहाँ पर कोरोना फैलाता है, इसी को ही क्या बोलेंगे हम? R0 वैल्यू भी बोलेंगे। क्लियर? रीच क्या है? एक्सपोजर, यानी कि कितना एक्सपोज हो रहा है ये कोविड-19, यानी कि लोग जो हैं कोविड के ड्यूरेशन में भी मास्क को वेयर नहीं करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रखते थे, हैंड वॉश जो है वो प्रॉपरली नहीं करते थे। बाहर से अगर आए हैं, बाहर से घर आ रहे हो तो प्लीज़ जाते आते ही क्या करें, आप हैंड को वॉश करें। ठीक है, फिर ही अपनी फैमिली मेम्बर से मिलें। क्लियर? तो ये सब चीज़ें देखने को मिली, इसके कारण क्या हुआ? एक्सपोजर हुआ किसका? पैंडमिक का। अगर देखें एप्लीसन क्या रहता है, इसमें डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड केसेस देखने को मिले। ये 3 पैरामीटर्स हैं इस मॉडल के। नेक्स्ट है एशियाटिक लॉयंस की बात हो रही है। अभी तो आपको देखने को मिला कि ह्यूमंस में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा देखने को मिले, बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? जो 8 एशियाटिक लॉयंस हैं हैदराबाद के जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, एशियाटिक लॉयंस फर्स्ट केस ये देखने को मिला है जिसमें एनिमल्स भी अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इससे पहले कहाँ देखने को मिला? न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिला, यूएसए में ब्रोनेक्स जू में 2020 में। एशियाटिक जो लॉइन है इसको बोला जाता है पर्शियन लॉइन और इंडियन लॉइन के नाम से इसको जाना जाता है। ये पैंथेरा सब स्पीसीज की कैटेगरी क्या है। ठीक है, अगर एशियाटिक लॉइन की अगर बात करें तो इट्स स्लाइटली स्मॉलर है किससे? अफ्रीकन लॉइन से। और ये वेस्ट बंगाल स्टेट में, ईस्ट जो वेस्ट बंगाल है ईस्ट साइड में देखने को मिलती है स्टेट, और रेवा जो है मध्य प्रदेश में, जो सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ पे इसकी जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। अगर प्रेजेंटली देखें तो गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गिर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, ये 2 बार हो गई लाइन। ओके, 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन को क्या करना है? इंक्रीज करना है गिर फॉरेस्ट रीजन में। वनरेबिलिटी देखने को मिलती है इन पॉपुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं, इनका शिकार किया जाता है इलीगली। ठीक है, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में क्या आई है? गिरावट आई है। IUCN की जो रेड लिस्ट है इसको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। सिटीज़ की फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ जाके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अप्रूव किया गया इसको 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 2018 टू 2021 तक। अगर नेहरू जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जू है इंडिया का और टॉप साइट है, मतलब विजिट करने के लिए एज अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। हैदराबाद तेलंगाना में ये पाया जाता है पार्क, जो रन किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है तेलंगाना की। इस जो पार्क का नाम रखा गया है वो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा गया है, जो ओपनिंग इसकी हुई 1963 में हुई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मोर देन 28.68 करोड़ जो लोन है, जो अमाउंट सेंशन किया गया है रुपीज़ 14 पॉइंट, उसमें से 14.96 लाख करोड़ सेंशन किया गया है बाय
बैंक्स के द्वारा, किसको, NBFCs एंड MFIC। MFIC मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एंड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगर ये कब लॉन्च की गई योजना, 2050 में। ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख, ठीक है, किसको, नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करवाता है नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को, किसके थ्रू, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे रहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs और MFIC यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मुद्रा जो है इसको 3 प्रोडक्ट में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु की अगर बात करें तो इसमें कवर किया जाएगा जो लोन है अप टू 50,000। किशोर की अवस्था की बात करें तो कवरिंग किया जाएगा लोन अबव 50,000 अप टू 5 लाख। तरुण कवरिंग किया जाएगा जो लोन रहेगा 5 लाख एंड अप टू 10 लाख। जो लोन है, ठीक है, इस स्कीम के अंडर कोलेटरल फ्री लोन्स देखने को मिलता है, जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये हेल्प करता है जनरेशन टू, जितनी भी हमारी जनरेशन है 1.12 करोड़ की एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रहेगा 2015 टू 2018। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन। वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन, यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है हाइपरसोनिक व्हीकल जो डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, स्टेट्रो लॉन्च के द्वारा, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट का जो नाम है वो रॉक है, जो ट्विन फ्यूज लेज डिज़ाइन है, लॉन्गेस्ट विंग स्पैन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। इसकी अभी हाल ही में ही क्या की गई है, क्लियर स्काई मतलब यानी कि पूरा टेस्ट किया गया है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट में, ठीक है, क्लियर टेस्ट देखने को मिला इसका। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 हाल ही में देखने को मिला। अभी हमने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया है, कब किया है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा और साथ ही इसकी थीम भी मेंशन कीजिएगा। मैरिया रेसा को नवाजा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 से यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। इस प्राइज़ का नाम क्या है, गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, ठीक है। इसमें जो प्राइस मनी दी जाती है $50,000 प्राइस मनी दी जाती है। इनको जो नवाजा गया है इस प्राइज़ से, इन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखाया रिलेटेड टू प्रेस फ्रीडम, स्पेशली जो डेंजर फेस किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा उससे रिलेटेड, ये बोला गया यूनेस्को के द्वारा। ये जो प्राइज़ का नाम रखा गया है, कोलंबियन के जर्नलिस्ट थे उनके नाम पे इस प्राइज़ का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है फॉर्मर J&K के जो गवर्नर थे जगमोहन रेड्डी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। इन्होंने 2 बार अपनी जो टर्म है वो सर्व की है J&K गवर्नर के तहत, यानी कि एज अ गवर्नर इन्होंने सर्व किया है 2 बार, 1984 टू 1989, और साथ ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं दिल्ली, गोवा एंड दमन एंड दीव के। जगमोहन जो हैं इलेक्टेड हुए थे लोकसभा में फर्स्ट टाइम कब, 1996 में, और सर्व किया था इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी जब, कब, 1998 में, ठीक है। और इनको पद्मश्री से इनको 1971 में नवाजा गया, पद्म भूषण से 1977 में, पद्म विभूषण से 2016 में। हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। 1954 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेक्स्ट है ममता बनर्जी के द्वारा हाल ही में ही वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की ओथ ली गई है थर्ड टाइम ये एज ए चीफ मिनिस्टर निकल के आई हैं, ठीक है। और ये साथ ही इंडिया की एकलौती फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं। ओथ सेरेमनी ली गई हुई कहाँ पे, राजभवन में। जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा 9 मई को ओथ ली जाएगी जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। यहाँ पे इनकी क्या है, नंदीग्राम जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी यहाँ से ये हार गई थी। अगर देखा जाए कि कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन कोई हार जाए, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, आइए देखते हैं कुछ डिटेल में इसकी प्रोविज़न्स। ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तो किसके
इसके जो अगेंस्ट थे वो कौन थे? बीजेपी के जो फॉर्मर एडे टर्न फोए सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से, ठीक है, और ये नंदीग्राम से हार गई हैं। क्लियर है? यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो क्या है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उनकी जीत हुई है, बट ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम से हार गई हैं। तो इस इशू को कैसे टैकल किया जाए, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या कोई पर्सन हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले सकता है? इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 164 में रखे गए हैं। 164 में जो प्रोविज़न रखे गए हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बट एडवाइस किसकी रहती है? चीफ मिनिस्टर की रहती है। अगर आर्टिकल 164 क्लोज 4 की बात करें तो ये आर्टिकल क्या बात करता है कि कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है कि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 मंथ के बीच बीच क्या करना होता है, वहाँ से इलेक्ट होना होता है, यानी कि इलेक्शन लड़के उसको फिर से जीत के उस हाउस में आना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो गवर्नर, लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेचर में आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। हर एक स्टेट में दोनों हाउसेस नहीं है, यानी कि बाईकैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। बाईकैमरलिज्म यानी कि दोनों हाउसेस, यूनिकैमरलिज्म यानी कि एक हाउस, ठीक है। हमारे इंडिया में सारी स्टेट्स में दोनों हाउसेस नहीं हैं, ओनली 6 स्टेट ऐसी हैं यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। देखने की बात यह है कि वेस्ट बंगाल में ओनली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर बनना है तो असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा, तभी कोई चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। क्लियर है इतना? ममता बनर्जी जो हैं उनको 6 मंथ का टाइम दिया गया है, ठीक है, ताकि वो क्या करें, अपनी जो जहाँ से ये हारी हैं वहाँ से फिर से इलेक्शन हो सके। अगर ये जीत गई तो ये सीएम की पोस्ट को क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। 2011 में जब ममता बनर्जी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनी तो पार्लियामेंट की क्या थी, मेंबर थी, यानी कि एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस टाइम पर भी इनके द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया, फ्यू मंथ्स के लिए चीफ मिनिस्टर बनी, फिर क्या हुआ, भवानीपुर से जीत के आई, फिर कंटिन्यू रही, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरशरण वर्मा त्रिभुवन नारायण सिंह केस जो आया था 1971 में। इस केस में क्या बोला गया कि मिनिस्टर भी एक चीफ मिनिस्टर की तरह होता है, मिनिस्टर को आप क्या अलग नहीं देख सकते हैं। फिर इसको क्या कर दिया गया, वैलिड करार कर दिया गया, ठीक है। हरशरण जो वर्मा का जो रहता है इसमें केस में क्या है, अगर फिर भी ये इलेक्शन हार जाती हैं तो क्या करेंगी ये, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 356 के तहत क्या लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।